आज 3 मई 2024 और यूनिट 2 की क्लास है। ईयरली पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारे पास जो पेपर है वो पेपर है जनवरी 2023। लेट्स स्टार्ट द पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत आसान सवाल। जिस क्वेश्चन में करंट और वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा हो तो पक्की बात है कि ये एक रेजिस्टर का ग्राफ होगा जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका आंसर बनेगा स्ट्रेट लाइन यानी सी। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सर जब कोई मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर वाली लाइट एयर से गिलास में एंटर होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी यानी एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है, लाइट डिम हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 3 हमें नजर आ रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमने पढ़ा है कि लाइट हमेशा गिलास से एयर में जा रही होती है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जा रही होती है। यहाँ अगर आप लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। तो इट इज द बेसिक कंडीशन कि लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी मीडियम फॉर TIR जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, दैट्स वाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। डी क्या है? सर डी का नाम है लाइन स्पेसिंग। ग्रेटिंग की लाइंस के दरमियान की स्पेसिंग। ग्रेटिंग के दरमियान में कितनी नंबर ऑफ सॉरी ग्रेटिंग पर नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है जनाब, नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर नहीं बल्कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लाइंस ए है। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, अब्दुल्ला आपसे पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर, इसको मैं किस सिंबल से डिनोट कराता हूं? नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर, जैसे लिखा हुआ है 4,000 लाइंस पर मिलीमीटर, तो ये क्या चीज है? अब्दुल कैपिटल एन से डिनोट कराता था और इसका नाम होता था लाइंस डेंसिटी। लाइंस डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर, इट इज कॉल्ड लाइंस डेंसिटी। कि लाइंस कितनी डेंस है, लाइंस एक दूसरे से कितनी क्लोज है। तो मैंने जितने क्वेश्चन कराए उन सब में इसको मैंने कैपिटल एन से डिनोट करा है। स्मॉल एन कुछ और चीज होती है। तो इट इज लाइंस डेंसिटी। खैर इस क्वेश्चन में स्मॉल डी, और स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लाइंस। अब्दुल्ला भाई क्या हो गया, याद क्यों नहीं आ रहा यार? फॉर्मूले नहीं भाई, ये बताए ना। डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा में अगर वो पूछे कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर तो मैं इसको रिप्लेस करा दूंगा 1/n से और बेटा एन कैलकुलेट करने बैठ जाऊंगा। अब्दुल्ला ऐसे ही बेटा मैंने सवाल कराए सारे ना। चलें कोई बात नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक एनिमल बैट, ये क्या करता है? एको टेक्निक यूज करता है और साउंड इमिट करता है। जब साउंड इमिट करता है तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आती है। जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर आती है तो हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ एको। एको की इक्वेशन होती है टू टाइम डिस्टेंस जाकर वापस आना, टू टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम मिली सेकेंड में है तो -3, और अगर टू यहाँ मल्टीप्लाई है, टू वन के डिवाइड, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 340 इंटू 0.003, बड़े आराम से आंसर सी आ जाता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए इस सवाल को मैं थोड़ा तेजी से भगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मैं जल्दी नहीं करूँ। हाँ बेटा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैंने भी तो वही किया है बेटा, वही तो मैंने किया। टाइम को हाफ से डिवाइड, टू से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? हाफ टाइम बन गया बेटा। एक ही बात होती है ना? एक ही बात है, डिस्टेंस को डबल कर लें या टू उधर भेज दीजिए तो टाइम आधा हो गया। बात एक ही है, ठीक है। अच्छा बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये है कि मैंने LDR पर
लाइट की इंटेंसिटी को कम कर दिया। सर जब हम लाइट कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस लाइट इंटेंसिटी के साथ इन्वर्सली है। सर अगर लाइट कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से इसका वोल्टेज हाई हो जाता है। सर इसका वोल्टेज हाई होगा तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज लो हो जाएगा। क्यों? सर ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। सीरीज में जब दो रेजिस्टर लगे हुए हों, सीरीज में लगे हुए हों, दो लगे हों, दो से ज्यादा लगे हों, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर। एक का वोल्टेज अगर इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज हो रहा है? सर लाइट डिक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज तो एलडीआर का वोल्टेज इंक्रीज, एलडीआर का वोल्टेज इंक्रीज तो बराबर वाले वोल्ट मीटर का वोल्टेज डिक्रीज। तो एक बात तो पक्की है कि सर वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज होनी है। अच्छा सर, जब आप कहते हैं कि एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ गई तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई। और सर जब पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ती है, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ती है तो पूरे सर्किट का करंट कम हो जाता है। पूरे सर्किट का करंट कम हो जाता है। और अगर पूरे सर्किट का करंट कम हो गया तो एम मीटर की रीडिंग पूरे सर्किट के करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो पूरे सर्किट का करंट डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 6 का ए, 6 का ए। ना क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 मुझे याद आता है, जकी ने एक दिन मुझसे पूछा था, मैंने इनको वीडियो बना के भेजी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में हो तो थर्ड से सेकंड में गिर सकता है, थर्ड से फर्स्ट में गिर सकता है, और जो सेकंड में गिर चुका होगा वो सेकंड से फर्स्ट में गिर सकता है। तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, देयर आर थ्री परम्यूटेशन, यानी कि थ्री नंबर ऑफ वेज, तीन डिफरेंट वे से छलांग लगाई जा सकती है। थर्ड से सेकंड में, फिर सेकंड से फर्स्ट में, या थर्ड से फर्स्ट में, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा 7 का सी, दैट इज थ्री डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, थ्री डिफरेंट कलर photons कैन बी आर इमिटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम से पास होती है तो उसमें कंप्रेशंस बनते हैं, रेयरफैक्शंस बनते हैं। और हमें पता है कंप्रेशन में हाई प्रेशर होता है और रेयरफैक्शन में लो प्रेशर होता है। तो रेयरफैक्शन में प्रेशर लो होता है, रेयरफैक्शन में प्रेशर लो होता है। आसान सवाल है इसलिए तेज भगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एनर्जी बताएं, क्वेश्चन है एनर्जी बताएं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज इक्वल टू वोल्टेज, और एनर्जी बराबर होती है वोल्टेज इनटू चार्ज। इस सर्किट में वोल्टेज 1.5 है, सर्किट में करंट 0.4 है, और इस वजह से जो एनर्जी है इट इज 1.5 इंटू 0.4। ठीक, क्वेश्चन में 30 सेकंड देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा सोचेगा 30 सेकंड का क्या करूं। भाई अगर वो पूछता पावर तो मैं एनर्जी को टाइम से डिवाइड भी करवा देता, क्योंकि पावर उसने नहीं पूछी। तो एनर्जी इज द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेशनरी वेव के बारे में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल पॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट नोड्स आर इन फेज, सही बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि ये स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव में वो तमाम पॉइंट्स जो एडजेसेंट नोड्स के बिटवीन में होते हैं सबके सब इन फेज होते हैं। एंटी नोड्स आर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सही बात है, एंटी नोड पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। द डिस्टेंस बिटवीन नोड इज इक्वल टू वन वेवलेंथ, सर बिल्कुल गलत बात। नोड से नोड तक का डिस्टेंस लेमडा वाई टू होता है, लेमडा वाई टू होता है। तो अगर ये बोलते था हाफ वेवलेंथ तब ये स्टेटमेंट सही होती, पर क्योंकि ये वन वेवलेंथ स्टेटमेंट गलत है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चाहिए, तो रॉन्ग स्टेटमेंट इज सी। तो बेटा मैंने 10 एमसीक्यूज विद इन 15 मिनट जल्दी जल्दी से कर लिए, क्योंकि आपस की बात है, एक सवाल भी इसमें अजीब व गरीब और मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि एक पार्टिकल की स्पीड 9.89। अच्छा ये पेपर मैंने पूरा देख लिया क्लास पढ़ाने से पहले। बेटा अनाबिया जितना गंदा पेपर अक्टूबर 2023 का है जो हम लोगों ने कल परसों खत्म किया है,
जो हम लोगों ने यूनिट 1 का किया है। इतना गंदा पेपर तो अभी तक हमें कोई सा भी नहीं मिला। बहुत ही गंदा पेपर था कल परसों वाला। अच्छा खैर, ये तो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल एवरेज पेपर चल रहा है। स्पीड बता दी है और डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दी है, और पूछ रहे हैं मास कैलकुलेट करो और फिर बताओ इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है या नहीं। तो देखिए, आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है एच अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मास की बात कर रहे हैं, तो भाई मास को सब्जेक्ट बना लो। जब आप मास को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये बन जाएगा एच, लैम्डा इधर आ गया, वेलोसिटी इधर आ गई। अब आप देखिए, इसमें सारी वैल्यूज मौजूद है। जहां लिखा हुआ है एच, बल्कि मैं अब सवाल नहीं करा रहा, मैं सवाल नहीं करा रहा। एच की वैल्यू 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, लेमडा की वैल्यू, सर ये लेमडा की वैल्यू, स्पीड, सर ये स्पीड की वैल्यू, सारी वैल्यूज दी हुई है। और जब आप सॉल्व करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 911 एक्सपोनेंट माइनस 31 के जी। आप देख लीजिएगा मेरे ख्याल में, या मैं मार्किंग स्कीम में एक नज़र मार लो। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जी है यही वाला है, 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 के जी। यही रिजल्ट आ रहा है, तो आप कह दीजिएगा यस, जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास निकालें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास निकालें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास निकालने के लिए पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि प्रिज्म के ऊपर बनाना पड़ेगा नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनेगा, इट इज इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनेगा, इट इज रिफ्रैक्टेड एंगल। और क्योंकि एयर टू गिलास है, तो मेरा तो दिल स्नेल लॉ लगाने को भी नहीं कर रहा, स्नेल लॉ भी नहीं लगा रहा। ऑल्दो जो मार्किंग स्कीम है उसने स्नेल लॉ से किया है, साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1.3। ठीक है जनाब, तो आप इसको सीधा सीधा कर सकते हैं, वरना चाहे तो आप स्नेल लॉ से भी कर लें। उसके बाद कह रहे हैं ड्रॉ ऑन द डायग्राम रे जो प्रिज्म से इमर्ज हो रही है। प्रिज्म से इमर्ज होने वाली रे को ड्रॉ करना है, कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं चाहिए, 1 मार्क का क्वेश्चन है। कोई टोटल एंगल रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही, सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि अगर मैं यहाँ पर भी एक नॉर्मल बना दूं, एक नॉर्मल बना दूं, ऑल्दो कि मैंने इतना अच्छा नॉर्मल नहीं बनाया, चलिए जी, अगर मैं नॉर्मल बना दूं, तो जो लाइट रे है ना, वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होती है, नॉर्मल से सर अवे हो जाती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। कितने एंगल पर अवे अवे होगी, तो क्वेश्चन में उसने मना किया है कि कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, इसलिए हमने बस अंदाजे से लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट करा दिया है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट करा दिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट, अ डिफरेंट प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास मालूम करना है। तो इतना आसान पेपर काश आपको भी मिल जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी अपॉन पी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह लिखोगे 1.63, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की जगह लिखोगे 3 एक्सपोनेंटेड, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास आराम से कैलकुलेट कर लोगे। ये क्वेश्चन भी हंसी खुशी खत्म हो जाता है, इसमें ऐसी कोई खास बात है ही नहीं। आंसर भी लिख रहा हूँ 1.84 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, उसके बाद जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं जल्दी जल्दी नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी है। जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिकल कराया था, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन मेरे ख्याल में क्वेश्चन है ही इतना मुश्किल कि इसको आराम आराम से करना चाहिए। क्वेश्चन क्या, जरा सुनिए। क्वेश्चन ये है कि इक्वल लेंथ के दो कॉपर के वायर हैं, दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है, अलबत्ता वायर जेड ट्वाइस डायमीटर ऑफ वायर डब्ल्यू है। ठीक है जनाब, तो डायमीटर ऑफ जेड इज ट्वाइस डायमीटर ऑफ डब्ल्यू है। ठीक है जनाब, एक की थिकनेस ज्यादा है, एक की थिकनेस कम है। जेड की थिकनेस ज्यादा है, और अगर मैं जेड को थोड़ा थिक कर दूं और रेड कलर से बता दूं, ताकि बताना चाह रहा हूं कि जेड की थिकनेस ज्यादा है। अच्छा ये बताइए, जब जेड की थिकनेस ज्यादा है और बात हो रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में फॉर्मूला होता है, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में फॉर्मूला होता है आई अपॉन एन, एरिया और ई। ठीक है ना।
अब इस फॉर्मूले में नोट कीजिएगा कि सर दोनों वायर कॉपर के, जब दोनों वायर कॉपर के हैं ना, तो दोनों के लिए एन की वैल्यू सेम होगी, दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होगा। तो काम की बात है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए सर गौर करना है आपने करंट की वैल्यू पर और एरिया पर, और एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। इस पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर में भी अगर आप गौर करें पाई कांस्टेंट है, फोर कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट पे डिपेंड कर रही है और डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है और डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। आइए इस चीज को अब हम आगे बढ़ाते हैं। सर कैसे आगे बढ़ाएं? एक तो उन्होंने बताया है डायमीटर, ठीक है, मैंने डायमीटर की बात कर ली। अब डायमीटर को लेके जा रहा हूं, मतलब डायमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरी है, मैं दोनों के करंट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, और करंट पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकेंगे, आपको करंट पे जाने के लिए बात करना पड़ेगी रेजिस्टेंस की। तो ये बताइए आर इज इक्वल टू रॉ लेंथ ओवर एरिया, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया। सर एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखिएगा, रेजिस्टेंस में भी दोनों कॉपर के वायर हैं, दोनों में पाई है, दोनों में फोर है, कांस्टेंट चीजों को मैंने हटा दिया, तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है लेंथ और डायमीटर स्क्वायर पर। अब एक और मसला सुनना, दोनों वायर की इक्वल लेंथ है। सर इक्वल लेंथ है ना, तो लेंथ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंथ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पता ये चला कि रेजिस्टेंस जो है वो डायमीटर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, डायमीटर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है रेजिस्टेंस करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस होती है वी अपॉन आर, रेजिस्टेंस होती है वी अपॉन आर। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। भाई जब पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, जब पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तो जो वो सॉरी वी अपॉन आई लिखना चाह रहा था मैं, वी अपॉन आई, वोल्टेज सेम है। तो याद रखिएगा, कहना ये चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस, हाँ बोले बोले बोले, कुछ ज्यादा इक्वेशन हो गई। मैंने इसको हटा लिया, मैं इसको जरा आसान करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको आसान करना चाह रहा हूँ। जरा 2 मिनट के लिए रोक लीजिए, फिर मैं इसको एक दूसरे तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ। जरा सुने, ये बताइए कि जो जेड का डायामीटर है, ये डब्ल्यू के डायामीटर का डबल है। सर ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छा ये बताना, अगर डायामीटर 2 टाइम है तो आपको पता है एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर होता है, ठीक है जनाब। इस पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर में पाई कांस्टेंट है, फोर कांस्टेंट है, ठीक है जनाब। तो आपको पता है एरिया ऑफ जेड, एरिया ऑफ जेड, ठीक है जनाब, एरिया ऑफ जेड डब्ल्यू के एरिया के साथ 4 टाइम होगी। कैसे? सर एरिया डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ये बात मानते हो बेटा, एरिया डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा, तो बताओ बेटा 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो एरिया ऑफ जेड, सॉरी एरिया ऑफ जेड डब्ल्यू के एरिया से 4 टाइम होगा। आयमा ये वाली बात समझ में आती है? डायमीटर 2 टाइम है तो एरिया 4 टाइम होगा, एरिया 4 टाइम होगा, एरिया 4 टाइम होगा, ठीक। अच्छा फिर ये बताओ, रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? सर फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रॉ लेंथ ओवर एरिया, ठीक है जनाब। दोनों कॉपर के वायर हैं, दोनों की लेंथ बराबर है, रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस जो है वो करंट के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक, कहना क्या चाह रहा हूं सर? कहना ये चाह रहा हूं कि करंट एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। सर ये आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे? भाई असल में हमने बात करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आई ओवर एरिया होता है, आई ओवर एरिया होता है, ठीक है जनाब। क्योंकि मैंने बताया ना एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई अपॉन एरिया पे डिपेंड कर रही है। तो ये बताइए, अगर अगर आई ओवर एरिया पे डिपेंड कर रही है, तो सिर्फ इतनी सी बात बताइए, अगर एरिया 4 टाइम होगा
सर अगर एरिया 4 टाइम होगा तो करंट भी 4 टाइम होगा, करंट भी 4 टाइम होगा। और अगर करंट 4 टाइम हो गया तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मार्किंग स्कीम में देखो यही सीक्वेंस है, मैंने इसलिए मार्किंग स्कीम को अब सामने रख लिया है और उसके अकॉर्डिंगली सुना रहा हूँ, वरना मैं शायद इधर उधर ज्यादा जा रहा था। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर है आई ओवर एन ए ई। ठीक है, ये बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन दोनों कॉपर वायर के लिए एन सेम, ई की वैल्यू सेम, काम की बात। सर करंट की वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज होगी तो एरिया भी 4 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है जनाब। जेड और डब्ल्यू में, जेड और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है एरिया और करंट का? सर एरिया 4 टाइम है तो करंट भी 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, और अगर करंट और एरिया दोनों 4 टाइम इंक्रीज हो रहे हैं तो दे कैंसिल आउट ईच अदर। और अगर दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो जितनी जेड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी डब्ल्यू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जितनी जेड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी डब्ल्यू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अच्छा, इस सवाल को कराते वक्त मैं जज्बात में बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन को करते वक्त दिल चाहता है जब मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ तो मैं दिखाऊं यार एग्जामिनर ने भी इसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया है। जरा एक मिनट मुझे जाने दे, ये आ गई एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन जरा सुनिएगा। क्या मतलब कहाँ से शुरू कर रहा है, गौर से सुनना। सर वो शुरू कर रहा है कि जेड का क्रॉस सेक्शनल एरिया डब्ल्यू से ज्यादा है। कितना ज्यादा है मैंने एक्यूरेट नंबर में लिखा, उसने खाली ये बताया है ज्यादा है, कि भाई जेड का डायमीटर 2 टाइम है तो जेड का एरिया 4 टाइम है। और वहां पे देखो तो उसने बोला जेड का एरिया ज्यादा है, सिर्फ उसने ये वाली बात कह के जान छुड़ाई है कि सर जेड का एरिया ज्यादा है। अच्छा, फिर मैंने कहा है कि जेड का एरिया तो ज्यादा है पर जेड की एरिया के साथ रिलेशन इनवर्सली है। अगर रिलेशन इनवर्सली है, अगर रिलेशन इनवर्सली है, ठीक है जनाब, और एरिया का करंट के साथ, जरा आप देख लीजिएगा राइट साइड पे, पहले वो रेजिस्टेंस की बात करता है, फिर वो करंट की बात करता है और आखिर में यही कहता है कि अगर एरिया और करंट दोनों 4 टाइम आ रहे हैं, एरिया और करंट दोनों 4 टाइम आ रहे हैं, आप गौर से देखिए मैंने भी क्या करा है, एरिया को भी 4 टाइम करा है, करंट को भी 4 टाइम करा है, तो दे कैंसिल आउट ईच अदर। और अगर दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो जेड में और डब्ल्यू में दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी, दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी। तो मैं इस सवाल को आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूँ और अब मैं ये सवाल अब्दुल्ला से कमेंट्री करवाऊंगा और आई होप कि अब्दुल्ला इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे और फिर हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। गौर से सुनिएगा अब्दुल्ला, आपकी बारी है भैया। अब्दुल्ला सुनिए। सर जेड का डायामीटर डब्ल्यू के डायामीटर का डबल है, क्वेश्चन में गिवन है। सर डायामीटर का रिलेशन एरिया के साथ स्क्वायर है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर रिलेशन है। तो अगर डायामीटर 2 टाइम है ना तो सर जो एरिया होगा ना वो 4 टाइम होगा, एरिया 4 टाइम होगा। और सर अब एरिया 4 टाइम है तो करंट भी 4 टाइम पास करेगा, जितना थिक वायर होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा करंट पास करेगा, एरिया 4 टाइम तो करंट भी 4 टाइम। तो इसलिए जेड जिसका एरिया 4 टाइम है उसका करंट भी 4 टाइम डब्ल्यू है, और जब दोनों सेम फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी, दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी। अब्दुल्ला बेटा बोलने की कोशिश कीजिए, अब्दुल्ला। हाँ हाँ, सही सही। हाँ, चले जबरदस्त हो गया, रेजिस्टेंस 1/4 हो जाती है, सही जबरदस्त हो गया। और जब रेजिस्टेंस 1/4 हो जाती है तो करंट 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, करंट 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो जितना एरिया इंक्रीज हो रहा है सर उतना करंट इंक्रीज हो रहा है, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, सो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी सेम। बेटा अनाबिया आप भी जरा जल्दी से एक दफा बोलते क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है कि बच्चे नहीं पकड़ पाते। हाँ बेटा अनाबिया, अब्दुल्ला ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, सब कुछ लिखा हुआ है बेटा, एकदम आप बोले अनाबिया। अनाबिया बेटा बोलना, हाँ बोले बोले।
मैंने पूछ रहा हूँ ये पूरे सवाल को जल्दी से एक्सप्लेन कर दे जो लिखा हुआ है। हाँ, डबल नहीं हुआ, 4 टाइम हो गया सर। एरिया, एरिया डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो डायमीटर 2 टाइम है तो एरिया 4 टाइम है। चले चले आगे चले। हाँ, जबरदस्त, आपने इतना अच्छा बोल दिया, अब समझ में आ गया मुझे कि आपने बात पकड़ ली है मेरी, ठीक है ना। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब उन्हीं दोनों वायर को जब वो अभी अभी हमने पैरेलल लगाया था सर, अब उन्हीं दोनों को ना उन्होंने सीरीज में लगा दिया। ठीक है जनाब, उन्होंने सीरीज में लगा दिया। और अगेन वही वाला रिलेशन है कि सर ये जो जेड है ना, ये जेड को बेटा मैं और डबल करके बना के दिखा रहा हूँ ताकि नजर आए कि जेड वायर का डबल थिकनेस है। जेड की का डायमीटर 2 टाइम है डब्ल्यू से, ठीक है। थिकनेस 2 टाइम है, ठीक है जी। अब जरा नीचे आ जाए, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ख्याल रखिएगा दोनों सीरीज में है। और सर अगर दोनों सीरीज में, तो बताइए सीरीज में तो सर दोनों में करंट क्या होता है, सेम होता है। दोनों में करंट सेम होता है सीरीज में। और ये बड़ी जबरदस्त बात होती है एक्सेल बोर्ड के अंदर कि जो बात करेक्ट है उसमें हमारी आदत होती है टिक लगाना, और जो बात गलत होती है हमारी आदत होती है क्रॉस लगाना। लेकिन एडेक्सल बोर्ड वाला कहता है नहीं, जो बात सही है उसमें क्रॉस लगाएं। अच्छी अच्छी बात है। दोनों में करंट सेम है, इसलिए ये वाली बात सही है। ठीक है जनाब, पहली बात तो करंट की हो गई। अब आ रही है रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, डब्ल्यू की या जेड की। सर जिसका डायमीटर कम है, डायमीटर कम है तो सर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी डब्ल्यू की। थिन वायर है, डब्ल्यू थिन वायर है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और रेजिस्टेंस ज्यादा हो ना तो वोल्टेज भी ज्यादा होता है। क्यों सर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है ना। डायमीटर कम, सॉरी डायमीटर कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा। ठीक है, वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज तो ज्यादा हो गया। अब सवाल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस में कम किस में ज्यादा होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जरा रुकिएगा। सर पैरेलल में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम थी, वहां पे बात अलग थी। अब सीरीज में गौर करने जा रहा हूँ, सीरीज में गौर करने जा रहा हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस में ज्यादा होगी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आई एम में भी। ठीक है, मैं भी आधे घंटे में छोड़ रहा हूँ, रुक जा आधे घंटे। हाँ, अच्छा बेटा देखिए, डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू और जेड दोनों सीरीज में। सर अब दोनों सीरीज में है ना, जब दोनों सीरीज में तो दोनों में करंट सेम है। सर दोनों सेम मटेरियल के, दोनों के लिए ई सेम है। अब रह गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के साथ इन्वर्सली है, एरिया के साथ इन्वर्सली है। तो जिसका डायमीटर कम है, जिसका डायमीटर कम है, सर डायमीटर कम है तो इसका एरिया भी कम है। और सर जिसका एरिया कम है उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डब्ल्यू में ही ज्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डब्ल्यू में ही ज्यादा होगी। जकी साहब आपसे मैं पूरी सवाल की कमेंट्री सुनना चाहूंगा। सीरीज में क्या होता है, तेजी के साथ रिपीट कर रहा हूँ, जकी मुझे समझाएंगे सर क्या हुआ है, गौर से सुनिए। सर डब्ल्यू और जेड दोनों सीरीज में, सर सीरीज में ना करंट सेम होता है, दोनों का करंट सेम होगा। अच्छा सर ये जो डब्ल्यू वायर है ना, सर ये थिन है, थिन है, इसका डायमीटर कम है। सर इसका डायमीटर कम है, इसका एरिया कम है। सही है? जिसका डायमीटर एरिया कम होता है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसका वोल्टेज ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं किसका वोल्टेज ज्यादा है। सर डब्ल्यू का वोल्टेज ज्यादा है, डब्ल्यू की रेजिस्टेंस ज्यादा है। और डब्ल्यू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सर डब्ल्यू का एरिया कम है तो डब्ल्यू की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। डब्ल्यू की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। आई होप कि आप मुझे समझा सकते हैं। यार हेलो जवाब जी, बबली को देकर आइए। हाँ बेटा जकी, क्या आप हमें समझा सकते हैं सवाल। जबरदस्त, जबरदस्त, सही बात है। बेहतरीन जी, बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है और ये पूरा पेपर मैंने देखा हुआ है, बिल्कुल सीधा सीधा सा पेपर है, इसलिए मुझे तेज तेज भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तेज तेज भागते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग को 6 वोल्ट प्रूफ करना है, ठीक है, और करंट जा रहा है 23 मिली एम्पियर। तो पहला काम ये करो कि 500 और 600 इन दोनों का टोटल निकाल लो। तो 1/R पी का मतलब पैरेलल, तो 1/R1 प्लस 1/R2, टाइम बचाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। पैरेलल का रिजल्ट आ रहा है मार्किंग स्कीम में 273। तो पैरेलल वाले पोर्शन का मैंने कैलकुलेट कर लिया टोटल रेजिस्टेंस को, और ये थर्मिस्टर ऐसे ही है और ये एम मीटर ऐसे ही लगा हुआ होगा। यहाँ पे जनाब एम मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। थोड़ी सी गंदी सी तस्वीर मैंने बनाई है जल्दी से। अच्छा ये पैरेलल रेजिस्टेंस आ गए। अब आप ये बताइए, जो करंट आ रहा है, करंट आ रहा है 23 मिली एम्पियर। बेटा वो 23 मिली एम्पियर इसी से गुजरेगा, इसी से गुजरेगा, दोनों से गुजरेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं V इज इक्वल्स टू आई आर, सर करंट आ रहा है 23 मिली एम्पियर और पैरेलल की रेजिस्टेंस है 273, तो पैरेलल वाले पोर्शन का वोल्टेज का रिजल्ट आ रहा है मार्किंग स्कीम में 6.28। प्रूफ करना था 6 वोल्ट, तो 6 और 6.28 मीनिंग सेम होता है। तो ठीक है जी, ये इसका आंसर है। उसके बाद पूछ रहे हैं कैलकुलेट पावर डेसिपेटेड बाय थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की पावर बताओ। तो भाई यहाँ पर वोल्टेज 12 वोल्ट है, 12 में से बेटा 6.3 इधर आ गया, तो बाकी इधर आ गया होगा, बाकी वोल्टेज इधर आ गया होगा, तो वोल्टेज बाकी इधर आ गया, ठीक है जनाब। तो उधर वोल्टेज आ गया, करंट यही वाला पास हो रहा होगा 23 मिली एम्पियर, करंट की वैल्यू वही होगी 23 मिली एम्पियर। तो आप जनाब पावर का फार्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। वोल्टेज लिखोगे 5.7, मैं नहीं लिख रहा। करंट लिखोगे 23 मिली एम्पियर, मैं नहीं लिख रहा। तो इसकी जनाब पावर आ जाएगी 0.13 वॉट्स। ठीक है जनाब, पेपर आसान है, जल्दी जल्दी भाग रहे। नाउ क्वेश्चन बी पार्ट। क्वेश्चन का बी पार्ट ये है कि अगर थर्मिस्टर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा। अगर थर्मिस्टर का टेम्परेचर कम हो जाए, अगर थर्मिस्टर का टेम्परेचर कम हो जाए तो एम मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या फर्क आ जाएगा, ये बात हमने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें, तो जरा इसको जरा समझिएगा। सर एक्सप्लेनेशन इसकी यूं है, एक्सप्लेनेशन इसकी यूं है कि देखिए ये एम मीटर है, इसने पता नहीं क्या बना दिया था, और ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, और ये थर्मिस्टर है। अच्छा जरा सुने, सर टेम्परेचर कम हो रहा है, सर टेम्परेचर कम होगा ना तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टोटल करंट डिक्रीज हो जाएगा, एम मीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। दोबारा सुनिए, टेम्परेचर कम, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा तो पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा तो पूरे सर्किट का टोटल करंट डिक्रीज हो जाएगा, पूरे सर्किट का टोटल करंट डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई तो सर इसका वोल्टेज ज्यादा, और सर इसका वोल्टेज ज्यादा तो इस वाले वोल्ट मीटर का वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज यानी रीडिंग कम, एम मीटर की रीडिंग कम, दोनों की रीडिंग कम हो जाएगी। जो आप मैंने अल्फाज, और मैंने ये सवाल ना आपको कराए हुए हैं, टॉपिकल पेपर में क्वेश्चन करवाए हुए हैं, इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा कि मैं इसको लंबी करूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जकी, पहले मुझे सिर्फ ये बात बताइए बेटा जकी, कि लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर के सामने मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स के सामने दो स्लिट्स नजर आ रही हैं। जब दो स्लिट्स नजर आ रही हो तो दिमाग कौन से टॉपिक पे चले जाना चाहिए जकी, टॉपिक कौन सा होना चाहिए। अगर दो स्लिट्स हैं तो कौन सा टॉपिक दिमाग में आता है, इट विल बी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जकी भाई पता नहीं कहा जा रहे हैं सर, दो स्लिट्स भी बेटा बोल रहा हूँ, दो स्लिट्स हैं तो आपका दिमाग जाना चाहिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा खैर, क्वेश्चन ये है कि सर लाउड स्पीकर से साउंड आई, साउंड दोनों स्लिट्स में से बाहर निकलेगी, और हम जकी की बात को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, जकी की बात भी मान लेते हैं, सर दोनों स्लिट्स में से
साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है जनाब, ये मैंने डिफ्रैक्शन करा दिया, बेंडिंग करा दी, और ये बेंडिंग होने वाली वेव्स सर एक दूसरे पे सुपरपोज कर जाएंगी, और जब सुपरपोज करेंगी तो इनकी सुपरपोजिशन से हो जाएगा इंटरफेरेंस। और सर जब इंटरफेरेंस होगा तो इंटरफेरेंस आपको पता है कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव होता है। तो सर यहाँ पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जब होगा तो आपको पता है लाइट का इंटरफेरेंस हो तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, और अगर साउंड का इंटरफेरेंस हो तो इस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलेगी एक लाउडर साउंड। और जब आप वॉक करना शुरू करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट एक्स, तो इस कंडीशन में लाउडर साउंड कन्वर्ट होने लगेगी एक एक क्वाइटर साउंड में, और जब क्वाइटर साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी तो यकीनन वहां पर इंटरफेरेंस होने लगेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां लाउडर साउंड देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां साउंड गायब देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सर पहले और दूसरे गैप में से जब वेव्स बाहर निकलेंगी तो जकी ने सही कहा था, सर पहले साउंड वेव्स का होगा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब बैंड होना, स्प्रेड करना। सर जब साउंड वेव स्प्रेड आउट होंगी गैप में से तो वो क्या होंगी, स्प्रेड कर जाएंगी। ठीक है जनाब, स्प्रेड कर जाएंगी। अच्छा, स्प्रेड की हुई वेव्स पॉइंट एक्स पर अगर इन फेज हो, इन फेज हो, ठीक है जनाब, इन फेज का मतलब समझते हो, कंप्रेशन पे कंप्रेशन आ जाए या रेयर फैक्शन पे रेयर फैक्शन आ जाए। जब इन फेज होंगी, जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें मिलेगी लाउड साउंड। पहले तो लाउड साउंड मिल गई। अब नाउ अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, व्हेन पर्सन मूव्स अवे फ्रॉम पॉइंट एक्स, then there is change in path difference, there is change in phase difference, and as path difference changes there will be destructive interference। जब destructive interference होगा there is no sound, और ऐसा जब होता है जब waves एंटी फेज हो जाए, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू हो जाए एटसेट्रा। तो बेटा ये सारी की सारी बातें आपको हमने इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट सब सुनाया हुआ है। इसको आप अच्छी तरह देखोगे तो यकीनन आपको ये सारी बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। लिखने का फन आपको आना चाहिए। अच्छा जी, आगे आगे चले। कह रहे हैं जनाब कि थॉमस यंग से पहले जो लाइट का इंटरफेरेंस है ना, दुनिया में कोई भी साइंसदान, कोई भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दे पा रहा था। क्यों? सर यंग से पहले तमाम साइंटिस्ट दो अलग अलग फिलामेंट लैंप जलाते थे और उससे सामने स्क्रीन पर इंटरफेरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते थे, बट इट वाज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। अगर मैं दो लैंप जलाऊं तो दो लैंप जलाने से कभी भी इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं मिलता। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाता? तो उसका आंसर ये था कि जनाब अगर मैं कभी भी लाइट के दो सोर्स लूंगा तो दो सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट, दे कैन नॉट बी कोहेरेंट। ठीक है जनाब, अगर आप कभी भी दो लैंप जलाओगे तो दो लैंप जलाने से, ठीक है जनाब, उन दोनों वेव्स के अंदर कोहेरेंस नहीं मिलेगा, और अब कोहेरेंस नहीं मिलेगा तो कोहेरेंस ना मिलने की वजह से कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल सकेगा। और इस चीज को करेक्ट किया थॉमस यंग ने। उसने एक लैम्प से लाइट पैदा की, दो स्लिट में से पास कराई, दोनों में कोहेरेंस आ गई, और कोहेरेंस आने की वजह से, दोनों में कोहेरेंस आने की वजह से इंटरफेरेंस का पैटर्न आपको मिल गया। मार्किंग स्कीम को मैंने कॉपी पेस्ट मारा है। जो लाइट दो लैम्प से आती है कभी भी कोहेरेंट नहीं होती। ठीक है, जब कोहेरेंट नहीं होती तो जो फेस के रिलेशनशिप होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते। फेस के रिलेशनशिप का मतलब पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, वो कांस्टेंट नहीं मिलता। जब फेज रिलेशनशिप कांस्टेंट नहीं होता तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी कभी भी नहीं मिल पाता। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट एफिशिएंसी। सर कभी भी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना हो तो सर एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। सर इनपुट इसमें क्या है? भाई टॉपिक चल रहा है सोलर पैनल। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ें
इसमें लगा हुआ है सोलर पैनल। सोलर पैनल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट होता है वो हमेशा सनलाइट होती है। इनपुट हमेशा सनलाइट होती है। तो पहले तो सनलाइट से इनपुट पावर निकालने की कोशिश करते हैं। सर इनपुट पावर कैसे निकालें? तो सर इनपुट पावर होती है, आपको पता है इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, और सर पावर बराबर होती है इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी इंटू एरिया। सूरज की इंटेंसिटी, सर सूरज की धूप की इंटेंसिटी 1040। सूरज की इंटेंसिटी 1040 इंटेंसिटी। एरिया, सर सोलर पैनल का एरिया। सोलर पैनल का एरिया 1.2 इंटू 0.8। 1.2 इंटू 0.8, ठीक है। इससे आपको मिल जाएगी इनपुट पावर, और जो इनपुट पावर है सर उसका रिजल्ट आएगा 998 वॉट्स, ठीक है ना। ये इनपुट पावर है। सर ये इनपुट पावर सोलर पैनल पर धूप की शक्ल में पड़ रही है। अब इससे आउटपुट क्या मिल रहा है? सर सोलर पैनल से बिजली आ रही है, और वो बिजली वाटर पंप को यूज करा रही है। वाटर पंप के लिए वो आउटपुट है, वाटर पंप मतलब सॉरी वाटर पंप के लिए वो इनपुट है, लेकिन सोलर पैनल के लिए वो आउटपुट है। तो सोलर पैनल जो आउटपुट दे रहा है मोटर को ताकि वो पानी ऊपर चढ़ा सके, इट इज 140। इट इज 140। तो सर आउटपुट सोलर पैनल से 140 वॉट्स का जो मोटर को चलाएगा, पंप को चलाएगा, और इनपुट धूप से 998, और इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सर एफिशिएंसी आ जाएगी 14%। एफिशिएंसी आ जाएगी 14%। इस सवाल में आपस की बातें, ईमानदारी की बातें, इनपुट आउटपुट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इनपुट आउटपुट में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके अंदर मैं यूं सवाल को मैंने संभाला है कि सोलर पैनल में हमेशा इनपुट क्या होता है? धूप। तो धूप को मैंने इनपुट का नाम देके पहले मैं आपको सनलाइट पे ले गया। सनलाइट से इनपुट पावर, सनलाइट की इंटेंसिटी, पैनल का एरिया, ये इनपुट आ गया। जो यहां से इनपुट आया ये इनपुट बिजली बना के दे रहा है, तो सोलर पैनल का आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी। और आप देख लीजिए क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सोलर पैनल की एफिशिएंसी। तो सोलर पैनल की एफिशिएंसी के लिए सोलर पैनल का इनपुट धूप, सोलर पैनल का आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमें मिल रही है वो वाटर पंप चला रही है, और उसकी पावर है 140 वॉट्स। Now, question number two, मतलब सेकंड पार्ट, suggest two reason why the calculated value is the minimum efficiency। क्या मतलब ये सर मिनिमम एफिशिएंसी क्या है, क्यों है? जवाब, सर जब हम मोटर पंप चलाते हैं ना, तो मतलब धूप से, तो आपको पता है कि धूप में सूरज एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो धूप का एंगल सोलर पैनल पर पूरा दिन चेंज होता रहता है। तो मे नॉट बी 90 एंगल, 90 डिग्री हर वक्त 90 डिग्री पे नहीं होता। 90 डिग्री पे मैक्सिमम जिस टाइम के ऊपर सूरज बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा होता है सोलर पैनल पे, तो सबसे ज्यादा बिजली बन रही होती है दोपहर के वक्त में, जोहर की नमाज से थोड़ा सा पहले फुल इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना। और आपको पता है जैसे ही जोहर की नमाज का टाइम शुरू होता है तो दर हकीकत जो मैक्सिमम जो 90 डिग्री के ऊपर धूप पड़ रही होती है, तो सूरज उस पोजीशन पर अपनी जगह को चेंज कर लेता है, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि सन के आगे क्लाउड, रेन, फॉग, इन सब से लाइट की इंटेंसिटी अफेक्ट होती है। इसके अलावा बहुत सारी लाइट सोलर पैनल पे पड़कर रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। हो सकता है वाटर पंप 100% ना हो, ठीक है जनाब, पंप के अंदर फ्रिक्शन हो, थर्मल एनर्जी, मोटर गर्म हो रही हो। तो बहुत सारे रीजन, इनमें से कोई से भी दो रीजन आप रीड करके लिख सकते हैं। तो दिमाग में बिठाइए ताकि आपको इस तरह के आंसर लिखने के लिए वोकैबुलरी मिल सके। तो जरा इस कंटेंट को याद कीजिएगा। अच्छा जनाब, उसके बाद शुरू कर रहे हैं कि जो लाइट सूरज से आ रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट है, और अगर वो अनपोलराइज्ड लाइट है तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बताइए अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क होता है? पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क होता है? तो बेटा ये फर्क मेरे ख्याल में आप लोगों ने याद किया हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पढ़ाना चाहिए। सर अनपोलराइज्ड लाइट में मल्टीपल ऑसिलेशंस होती हैं,
प्लेन पोलराइज लाइट में वन प्लेन में ऑसिलेशन हो रही होती है। ये आप रीड करके लिख सकते हो, ठीक है। अलबत्ता ये वाला सवाल जरूर इसका अच्छा है क्या, कि अगर मैं आपको कोई लाइट दूं और पूछूं बताइए ये पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड लाइट है, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मैंने आपको कोई लाइट दी और लाइट देने के बाद मैंने आपसे कहा चेक करके बताओ ये पोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है। तो उसका मेथड इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम उस लाइट को किसी पोलराइजिंग फिल्टर पे से पास कराएंगे। अब पोलराइजिंग फिल्टर में से जब पास कराएं तो आप क्या करें, अब पोलराइजिंग फिल्टर को डिफरेंट एंगल्स पर रोटेट करना शुरू कर दें। रोटेट करने से अगर ये पोलराइज लाइट होगी तो इंटेंसिटी चेंज होगी, यानी लाइट यानी रोटेट जब कर फिल्टर रोटेट करा रहा हूँ तो फिल्टर रोटेट कराने पर लाइट की इंटेंसिटी कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी और एक वक्त आएगा जीरो हो जाएगी। और घुमाइए सर, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर लाइट ऑलरेडी पोलराइज्ड है, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराओ किसी फिल्टर पर, फिल्टर को रोटेट कराओ और रोटेट कराकर फिल्टर के आगे जो स्क्रीन लगी हुई उस पर देखते जाओ। अगर उसकी इंटेंसिटी में नो वेरिएशन है तो इसका मतलब है लाइट अनपोलराइज्ड है। और अगर फिल्टर घुमाने से अम्माज भाई आपसे सवाल करूंगा क्योंकि मुझे पता है अम्माज भाई सो जाते हैं। अम्माज अगर आप जाग रहे हो तो मेरी बात सुनिएगा। सर जब लाइट को पोलराइजिंग फिल्टर पर इंसिडेंट कराते हैं और उसको घुमाते हैं तो घुमाने से अगर उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन आ रही है तो वो पोलराइज लाइट है, और इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं आ रही तो वो अनपोलराइज लाइट है। जल्दी से अम्माज बेटा बोल के बताइए। अम्माज। बिल्कुल सही, इंटेंसिटी में वेरिएशन हो तो वो प्लेन पोलराइज लाइट है, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जनाब जल्दी से आ जाइए, ये वाली वीडियो जनाब ईएमएफ अब्दुल्ला पटेल यकीनन आपको बताइए बहुत अच्छी तरह आपने देखी भी होगी, उसके अंदर मैंने ये वाले सवाल कराए थे, जल्दी से सो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं शो दैट, सर ये वाला फार्मूला शो करना है। तो भाई पहले असली फार्मूला लिखिए बेटा। असली फार्मूले में से कैपिटल आर को सब्जेक्ट बनाएंगे। सर कैपिटल आर को सब्जेक्ट बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इन दोनों में से आई को पहले कॉमन ले लें। आई को कॉमन लेने के बाद कैपिटल आई मल्टीप्लाई से हमारा के डिवाइड हो जाएगा, प्लस का स्मॉल आर हमारा के माइनस का स्मॉल आर हो जाएगा। तो कैपिटल आर इस तरह से सब्जेक्ट बन जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा बेटा जब ये रिजल्ट आ जाए तो इस रिजल्ट में आर इज इक्वल टू 1/i है बेटा, 1/i है, 1/i है, माइनस आर है। ये मैंने ऐसा इसलिए करा है, जरा गौर से देखिएगा, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस। तो जरा गौर कीजिएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। जरा गौर से देखिएगा, सर इन्होंने वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस को रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे 1/i को रखा हुआ है। वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे बेटा 1/i है, ठीक है ना। अब आप बताइए इस वाले ग्राफ का सर जो ग्रेडियंट होगा ना, इट इज ईएमएफ, ग्रेडियंट इज इक्वल टू ईएमएफ। और इस वाले ग्राफ का सर जो वाई इंटरसेप्ट होगा इट इज वाई इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है जनाब। तो आप इस माइनस को तो इग्नोर ही मार दें, वाई इंटरसेप्ट जो होगा इट विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जरा क्वेश्चन में आ जाए, कह रहे हैं ग्राफ पढ़ें और ई और आर की वैल्यू बताएं। तो ई और आर की वैल्यू निकालने के लिए आप आर की वैल्यू तो मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ, इट इज 2, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इट इज 2 ओम। ईएमएफ के लिए आपको चाहिए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के लिए आपको चाहिए 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक पॉइंट तो बेटा यही वाला ले लो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट -2 है, और इसका दूसरा जो पॉइंट लेना है वो ये वाला ले लो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है जनाब। इन दोनों को लेकर आप क्या लगा लें, आराम से ग्रेडियंट का फार्मूला लगाएं। और जब आप ग्रेडियंट लगाओगे y2 माइनस y1/x2 - x1 तो आपको इसकी जो ग्रेडियंट मिलेगा इट विल बी 1.5, ठीक है ना। ग्रेडियंट इसका आ रहा है 1.5, मैंने मार्किंग स्कीम में देख लिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 आ चुकी है। ये सवाल मुश्किल नहीं है,
मुश्किल मेरे ख्याल में ये वाला सवाल है। क्या क्वेश्चन है जरा सुनिए। कह रहे हैं स्टूडेंट सजेस्ट दैट पावर डिसिपेटेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिक्रीजेज एज कैपिटल आर इंक्रीज। अच्छा जनाब, ईएमएफ होती है आई आर प्लस आर। ठीक। कह रहे हैं अगर मैं कैपिटल आर को इंक्रीज करूं तो क्या होगा। सर अगर आप कैपिटल आर को इंक्रीज करेंगे ना तो पूरे सर्किट का करंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, पूरे सर्किट का करंट डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अगर आप पावर निकालें इंटरनल रेजिस्टेंस आर की, तो सर पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, और इसको हम लोग कहते हैं लॉस्ट पावर, लॉस्ट वोल्टेज। इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस्ट पावर, इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस्ट पावर। अब आप खुद बताइए कि जब करंट डिक्रीज होगा, जब करंट डिक्रीज होगा तो सर करंट डिक्रीज होने से इंटरनल रेजिस्टेंस में जाया होने वाली पावर भी डिक्रीज हो जाएगी। सर डिक्रीज हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि जनाब पावर डिसिपेटेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिक्रीज एज आर इंक्रीज। तो इस वाली बात को कमेंट करें, बिल्कुल सही बच्चा वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं कि सर जब आप लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। आयमा आपसे कमेंट्री कराना चाहूंगा, आयमा बेटा जागिए। सर जब आप लोड रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से पूरे सर्किट का टोटल करंट कम हो जाएगा। और सर अगर पूरे सर्किट का टोटल करंट कम हो गया तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है उसका भी करंट कम हो जाएगा, और उसमें भी जाया होने वाली पावर, लॉस्ट पावर डिक्रीज हो जाएगी। लॉस्ट पावर डिक्रीज हो जाएगी। सर लॉस्ट पावर डिक्रीज हो जाएगी। आयमा बेटा बोल सकती हैं। आयमा, 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 आयमा पता नहीं क्लास में शायद नहीं है। जल्दी से आगे चलें। कैन स्टूडेंट एडेड अ सेकंड आइडेंटिकल सेल, एक दूसरा सेल लगा दिया सीरीज में। ठीक है ना, एक दूसरा सेल लगा दिया सीरीज में। ये बताइए अगर दूसरा सेल लगा दिया सीरीज में, ये पहला सेल था और पहले सेल के अंदर भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। इन्होंने एक और आइडेंटिकल सेल सीरीज में लगा दिया। ठीक है ना, तो जो पहला सेल था उसकी ईएमएफ थी 1.5। सर अब दो सेल कर देंगे ना, दो सेल कर देंगे तो ईएमएफ हो जाएगी 2। सर इस क्वेश्चन में ईएमएफ ग्रेडियंट है, तो पक्की बात है सर ग्रेडियंट डबल हो जाएगा। ठीक है ना, पहले सेल के साथ दूसरा सेल सीरीज में लगा दिया। इस क्लास में कौन कौन बच्चे बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। हाँ आयमा बैठी हुई है बेटा, आयमा रिप्लाई नहीं किया आपने बेटा, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। सुनिए, अरे क्या खोल दिया मैंने, मार की स्क्रीन खोल दी। अच्छा बेटा अब्दुल्ला, आप हमारे साथ हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, हाँ चले अब्दुल्ला है हमारे साथ। मैंने कहा कि सर एक सेल की ईएमएफ 1.5 वोल्ट, एक और सेल लगा दिया तो ईएमएफ हो गई 3 वोल्ट। ईएमएफ इस क्वेश्चन में ग्रेडियंट है, ईएमएफ इस क्वेश्चन में ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट डबल हो गया, ग्रेडियंट डबल हो गया। एक बात, दूसरी बात, पहले सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस थी 2, एक और सेल आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई 2 + 2, 4 हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 हो गई। तो मैंने ग्राफ में एक दूसरे सेल का ग्राफ बनाना है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 4 से शुरू करूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 से शुरू करूंगा क्योंकि दो सेल सीरीज में लगा दूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस डबल हो गई, दैट इज 4। कह रहे ग्रेडियंट भी डबल हो जाएगा। सर ग्रेडियंट डबल करने का तरीका मैंने सिखाया हुआ है, अगर अब्दुल्ला मुझे याद दिला देंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। अब्दुल्ला बेटा बताइए, ग्रेडियंट डबल करना हो तो मैंने क्या सिखाया है। अब्दुल्ला को याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ बोले बोले बोले। अच्छा, सर करते हम लोग ये हैं कि जो ग्राफ में हमने पहले से कोई पॉइंट लिया हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला पॉइंट है 4 4, इस 4 4 में से एक्स कोऑर्डिनेट को वही रखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को वही रखेंगे, जो वाई कोऑर्डिनेट है ना उसको डबल करा दूंगा। खाली वाई कोऑर्डिनेट को डबल करा दो बस। जब आप वाई कोऑर्डिनेट को डबल करा दोगे तो ग्रेडियंट भी देख लेना डबल हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट को मैं 8 बना रहा हूँ, 8 बना रहा हूँ, इसी के ऊपर 8 बना रहा हूँ, और सर अब आप इसी के ऊपर 8 बनाएंगे तो वो पॉइंट ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो जरा देखिएगा ग्राफ ये वाला बनेगा। इस ग्राफ के अंदर मैंने क्या करा सर, आपने एक्स कोऑर्डिनेट वही लिया है,
वाई कोऑर्डिनेट को डबल कर दिया। तो किसी भी लाइन का ग्रेडियंट डबल करना हो, ठीक है जनाब, किसी भी लाइन का ग्रेडियंट डबल करना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट को सेम रखते हुए वाई कोऑर्डिनेट को डबल कर दें। तो 4 को बटा मैंने वही रखा, 4 को बटा मैंने वही रखा, उसके वाई कोऑर्डिनेट को डबल कर दिया 8। तो ये बन गया एक ऐसा ग्राफ जिसका ग्रेडियंट पहले वाले ग्रेडियंट से डबल है, पहले वाले ग्रेडियंट से डबल है। ठीक है जनाब, तो बेटा इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ऑल दो कि इसमें सिर्फ एक ही सवाल बचा है। हाँ यार, एक ही सवाल बचा है। और ये एक सवाल भी पता नहीं शायद किया जा सकता है। जरा जल्दी जल्दी से अगर देखें, जल्दी जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि ये पेपर बहुत ही आसान पेपर निकला है ये वाला। सर कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम विथ मैक्सिमम स्पीड, स्पीड दी हुई है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन इन ईवी। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट पहले आएगा जूल्स में। रिजल्ट बेटा पहले किस में आएगा? जूल्स में। और याद रखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 911 एक्सपोनेंट -31। सर जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करा दीजिएगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0.35 ईवी। ठीक है जनाब, बचकाना सवाल है, जल्दी से आगे बढ़े। उसके बाद कह रहे हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट मैंने यूज की, उस लाइट की वेवलेंथ थी 310 नैनोमीटर। कह रहे हैं डिड्यूस वेदर कौन सी, किस किस ऊपर की मेटल प्लेट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आराम से हो जाएगा। और याद रहे कि हमने जो काइनेटिक एनर्जी ऊपर निकाली भी है, यही काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट पार्ट में भी मैं यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको याद होगा इंसिडेंट एनर्जी एच सी अपॉन लेमडा, लेमडा की जगह ये लिखना 310 नैनोमीटर, एच सी अपॉन लेमडा। वर्क फंक्शन सर कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी ऊपर जो जूल वाली हो वो लिखिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऊपर जो अभी निकाली है आपने जूल वाली, सर वो एनर्जी लिखिएगा जो जूल में थी, जो जूल में थी। ठीक है, और फिर उसमें से आप वर्क फंक्शन निकाल लें। जो वर्क फंक्शन आ जाए उस वर्क फंक्शन की वैल्यू को, वर्क फंक्शन की वैल्यू को बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आ रही है 5.86 एक्सपोनेंट -19, ये आ रही है। तो 5.86, तो बताइए 5.86 से ज्यादा कौन सी वाली मेटल है, कौन सी वाली मेटल है जिसकी वैल्यू 5.86 से ज्यादा है। तो सर 5.86 से ज्यादा या 5.86, 5.86 डिड्यूस विच ऑफ द मेटल वाज मोस्ट लाइकली, अच्छा लाइकली टू हैव बीन यूज्ड इन दिस मेटल प्लेट। तो अभी जो हमने आंसर निकाला है 5.86, इसके लाइकली करीब तरीन इट इज मैग्नीशियम। तो जो मेटल की प्लेट होगी वो मैग्नीशियम होगी, उस पर ये वाली लाइट इंसिडेंट कराई होगी, तो इससे इतनी एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। पेपर जरा जल्दी से खींच के खत्म करना चाह रहे हैं, ऑल्दो की क्लास का टाइम खत्म हो गया है। फोटो इलेक्ट्रॉन आर नॉट इमिटेड फ्रॉम अ गिवन मेटल इफ फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट अबव पर्टिकुलर वैल्यू। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कहानी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कहानी एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। सी पार्ट, a student makes the following statement: it does not matter what the value of work function is for a particular metal, photoelectron can always be released if the intensity of incident light is high enough, क्रिटिसाइज द स्टूडेंट स्टेटमेंट। ये अब आपको ना वेव थ्योरी पे लेके जा रहे हैं, और वेव थ्योरी ये कहती है कि कोई जनाब वर्क फंक्शन नाम की चीज नहीं होती है। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जनाब, ये कौन सी वाली थ्योरी कहती है? लाइट की वेव थ्योरी कहती है, लाइट की वेव थ्योरी कहती है। और आपको पता है कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत थ्योरी है, ये थ्योरी बिल्कुल गलत थ्योरी है। इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी बढ़ाने से जनाब इट डज नॉट मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रॉन कैन ऑलवेज भी रिलीज, हमेशा निकलेंगे अगर इंटेंसिटी हाई इनफ हो। तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। अब ये वाली बातें बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत लंबी करके मैं सुना चुका हूँ, अभी सुनाने का मेरा दोबारा दिल नहीं चाह रहा, और ये मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ बंद। ठीक है जनाब, रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, लेकिन बटन